हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम यूनिट 3 जावास्क्रिप्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये इसका पार्ट 2 है। अभी हमने पिछले सेशन में देखा था कि कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, उस पर हमने एंड किया था सेशन को। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटा। अब हम आज आगे देखेंगे ऑपरेटर्स में टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या होता है। सबसे पहली चीज़, टाइप ऑफ ऑपरेटर एक यूनियरी ऑपरेटर होता है। मतलब कि ये सिर्फ एक सिंगल ऑपरेंड पे काम करेगा, इसको सिर्फ एक ही वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। तो टाइप ऑफ के आगे आप जो भी लिख देंगे, अगर आपने लिखा सपोज 143, तो आंसर क्या आएगा, डबल कोट्स के अंदर नंबर लिखा हुआ। जो ये राइट साइड पे है ये रिटर्न होती है वैल्यू, मतलब ये आपको वैल्यू स्क्रीन पे दिखती है। अगर आपने कोई स्ट्रिंग दे दी, स्ट्रिंग कैसे आइडेंटिफाई करते हो, डबल कोट्स में कुछ भी लिख दिया तो वो क्या बन जाती है, वो स्ट्रिंग बन जाती है। तो उसका टाइप ऑफ, अगर मैंने कुछ भी आगे ऐसा लिखा डबल कोट्स में एप्पल, तो उसका जो आउटपुट होगा वो क्या आएगा, डबल कोट्स में स्ट्रिंग लिखा आएगा, ये जो राइट साइड में दिया हुआ है। तो इसी तरीके से बुलियन में ट्रू और फॉल्स होता है। इस तरीके से ऑब्जेक्ट, फंक्शन, अनडिफाइंड एंड नल। ये बस एक लास्ट की चीज़ है जो अलग है कि अगर टाइप ऑफ नल आप देखते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, नल नहीं आएगा, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। बस एक यही जो है एक अलग चीज़ रहेगी। और ये जो है ये 1 मार्क के क्वेश्चंस बन जाते हैं बेटा यहीं से। फिर नेक्स्ट है हमारे पास डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब है कि एक वेरिएबल में किस टाइप का डेटा कंटेन होगा, तो वो कैसे पता चलता है, उसके डेटा टाइप से पता चलता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे नंबर्स के बारे में। नंबर्स में हम एक मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में अभी नहीं, पर यूनिट के एंड में हम पढ़ेंगे कि मैथ ऑब्जेक्ट होता है, उसमें काफ़ी सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, जावास्क्रिप्ट के पैकेज में वो आते हैं, हमें अलग से बनाने नहीं पड़ेंगे, बट हम उनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। वो मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। और एक टर्म है यहाँ पे कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है बेटा फिक्स्ड वैल्यू जिसकी हो। सपोज अगर लिखा है 29, तो 29 इज़ अ कांस्टेंट, मतलब फिक्स्ड वैल्यू है, वो वेरिएबल नहीं है। अब इसमें सिंटेक्स कैसा यूज़ किया जाता है, एक तो तरीका क्या है, वैर नम इक्वल्स टू 23 सेमीकोलन, बात खत्म हो गई। नम नाम के वेरिएबल में क्या चला गया, 23 वैल्यू चली गई। और नम का डेटा टाइप क्या हो गया, नंबर, इंटीजर। अब दूसरा तरीका क्या है, वैर नम इक्वल्स टू न्यू नंबर, और पैरेंथेसिस में वैल्यू पास कर दी सेमीकोलन। इस पे एक नंबर का क्वेश्चन ये बनता है कि आपको कुछ नाम के कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, जैसे वैर, न्यू, नम, वैल्यू। और 1 मार्क का क्वेश्चन ये बनेगा बेटा यहाँ पे कि इनमें से कौन सा वैलिड वेरिएबल नेम है या नहीं है, ऐसा करके। तो वैर, न्यू, ये सारे कीवर्ड्स होते हैं, ये रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जो भी जावास्क्रिप्ट को, इंटरप्रेटर को अपने यूज़ के लिए चाहिए होते हैं। तो इन नाम के वेरिएबल्स एक यूज़र नहीं बना सकता, एक प्रोग्रामर नहीं बना सकता है। तो नम नाम से बना सकता है, ठीक है, वैल्यू नाम का कुछ वेरिएबल हो सकता है, ओके फाइन, बट वैर और न्यू नाम का नहीं हो सकता है। अब हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट जो है वो 1 मार्क का क्वेश्चन अगेन यहाँ पे एक बनता है, आया है प्रीवियस ईयर्स में, कि पारसेंट क्या करता है। तो पारसेंट सबसे बेसिक चीज़ बेटा, वो एक स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है एक इंटीजर में। अब यहाँ पे हम देखेंगे 1 मार्क के क्वेश्चंस यहाँ पे क्या क्या बन सकते हैं। आता है जैसे पार्स इंट, इंट फॉर इंटीजर। स्ट्रिंग दी हुई है, स्ट्रिंग कैसे पता चली, क्योंकि डबल कोट्स में है, उसके अंदर चाहे वैल्यू कुछ भी हो लेकिन डबल कोट्स में है तो क्या है, स्ट्रिंग है। कॉमा 10, 10 यहाँ जो सेकंड वैल्यू है कहीं कहीं पे नहीं भी दी जाएगी, ऑप्शनल होती है। तो अब यहाँ पे कॉमा 10 का मतलब ये है कि स्ट्रिंग के अंदर जो भी है उसको मैं डेसिमल नंबर सिस्टम का पार्ट मानूँ। मतलब कि 4 नंबर सिस्टम्स होते हैं, प्रीवियस सेशन में मैंने आपको मेंशन किया था, जो कि अभी डिटेल में तो आपके सिलेबस में नहीं है, बट उनका यूज़ है इनडायरेक्टली। और बेटा क्योंकि ये एक अलग चैप्टर होता है तो अभी इस वीडियो में, इन सेशंस में हम उसको इंक्लूड नहीं कर रहे, उसके लिए एक अलग से वीडियो रहेगी। तो 123 जो मेरे पास स्ट्रिंग है और मैंने लिख दिया कॉमा 10, मतलब जो अंदर है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स यूज़ होती हैं। तो इसका डायरेक्टली इसको स्ट्रिंग से एक इंटीजर में कन्वर्ट किया तो आंसर क्या आया, 123। फिर नेक्स्ट है हमारे पास पारसेंट 010, 10। अब अगेन इसमें एक स्ट्रिंग के अंदर एक नंबर है
और हमने बोला कि अंदर जो नंबर मिलेगा आपको वो कैसा मिलेगा, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो 010 आप अपनी मैथ्स में लिखते हो, क्योंकि हम भी डेसिमल नंबर सिस्टम ही यूज़ करते हैं अपनी मैथ्स में, 0 to 9 की ही हमें डिजिट्स के कॉम्बिनेशन दिखते हैं। तो 010 एक्चुअली में क्या है, इट इज़ 10 ओनली, तो 10 लिख देना है, बस बात ख़त्म, एक नंबर। फिर उसके बाद अगर सपोज़ आपने जैसे नहीं बताया है 010 के बाद कि भाई क्या आना है, तो यहाँ पे उसको क्या लगता है, 010 3 डिजिट्स हैं, तो वो इसको ऑक्टल मान लेता है। ऑक्टल क्यों, क्योंकि 3 है, अगर 4 होती तो वह हेक्साडेसिमल मान लेता, अगर 2 होती तो वो बाइनरी मान लेता, इस तरीके से रहता है। तो 010 इसको जब कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल से डेसिमल तो ये 8 होता है। तो इसमें अभी डिटेल में नहीं जा रहे, एज मैंशनड अर्लियर। अब ऐसे ही अगर आपके पास है पारसेंट, स्ट्रिंग है 11,2, तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि अब जो नंबर सिस्टम हमने अंदर स्ट्रिंग के अंदर यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है, वो बाइनरी है। 2 मतलब बाइनरी, 8 मतलब ऑक्टल, 10 मतलब डेसिमल और 16 मतलब हेक्साडेसिमल। तो अब 11 जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम में लिख रहे हैं, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 के कॉम्बिनेशन ही होते हैं। तो 11 जो है वो बाइनरी में भी है, ऑक्टल में भी है, डेसिमल में भी है, हेक्साडेसिमल में भी है, बट जस्ट बिकॉज इन्होंने ये सेकंड वैल्यू हमें 2 दे दी तो हमने वहाँ से क्या समझा कि ये तो बाइनरी का ही 11 है, 1 1। इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बनता है, 3। और ये कन्वर्जन का थोड़ा सा बेसिक आइडिया मैंने आपको प्रीवियस सेशन में दिया हुआ है, वो आप वहाँ से देख सकते हो। अब है कि यूनरी प्लस ऑपरेटर भी आप यूज़ कर सकते हो वैल्यूज़ को नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए, कि जब भी आप कुछ इस तरीके से लिखते हो प्लस और फिर 42 स्ट्रिंग में, तो वो एक्चुअली में क्या करता है, वो कन्वर्जन इसको कर देता है और सिंपली डेसिमल में ही ले लेता है, 42 मान लेगा। इसके लिए आपको अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ये जस्ट आपको 1 मार्क के क्वेश्चंस आ जाते हैं आउटपुट वाले, ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट है बहुत। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आया था प्रीवियस ईयर्स में, था कि NaN क्या होता है। सबसे पहली चीज़ NaN क्या है, नॉट अ नंबर का शॉर्ट फॉर्म, एब्रीविएशन है फॉर नॉट अ नंबर। अब ये एक स्पेशल वैल्यू होती है एंड ऑब्वियसली जब इसमें लिखा हुआ है नॉट अ नंबर, तो ये कब है, जब मेरे पास कोई ऐसी स्ट्रिंग आ जाए जो नॉन न्यूमरिक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे तो 42 न्यूमरिक था, अंदर 11 न्यूमरिक था, सब इस तरीके से था। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ होता हेलो, तो अब जो हेलो है वो एक्चुअली में वो तो नंबर नहीं है, तो वो क्या है, नॉट अ नंबर। तो यहाँ पे बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन हो जाता है कि आपके पास आएगा पारसेंट हेलो स्ट्रिंग में कॉमा 10। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई स्ट्रिंग के अंदर डेसिमल है, जबकि हमें पता है कोई भी डेसिमल नंबर नहीं है, तो आउटपुट क्या आएगा, NaN। अब ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन पहले आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में कि NaN + 5 उसका आंसर क्या होगा। तो बस आपको क्या लिखना है, NaN। क्योंकि बेटा जैसे अगर मैं कोई भी नंबर है जब मुझे पता ही नहीं है, अगर मैं ये मानूँ वो नंबर अननोन है, या फिर मुझे ये पता है कि ये नंबर ही नहीं है, तो उसमें कुछ भी मैं ऐड कर लूँ 5 7 28, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी नंबर नहीं होने वाला। ये तो सिंपल लॉजिक हो गया। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके जो इसमें होंगे आउटपुट के, वो आपको लॉजिक से कवर करने हैं एग्जाम में, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो NaN + 5 इज NaN, ये 1 मार्क का क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट ऐसे भी 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं कि इज NaN फिर पैरेंथेसिस। तो ये जो पैरेंथेसिस लगे हुए हैं इसका मतलब इज NaN क्या है, एक फंक्शन है, और फंक्शन क्या करता है, कुछ करता है, कुछ इंटरनल प्रोसेसिंग करके आपको कुछ रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे NaN को हम पूछ रहे हैं कि NaN जो वैल्यू है क्या ये NaN है तो ये क्या देगा, ये ट्रू देगा। इज जहाँ पर भी लगा आ जाए, इज ट्रू, इज अपर, इज बुलियन, इज NaN, तो वो क्या करता है, ट्रू या फॉल्स में ही आंसर करता है अगर स्टार्टिंग में इज है। और इज फिर समथिंग कुछ लिखा होगा, फिर पैरेंथेसिस लिखे होंगे, और फिर पैरेंथेसिस के अंदर, पैरेंथेसिस ये जो ब्रैकेट्स होते हैं, और इनके अंदर कुछ वैल्यू होगी, एक्सप्रेशन होगा, कुछ भी होगा, एनीथिंग, तो वो आपको हमेशा ट्रू या फॉल्स में ही आंसर देगा। जो आउटपुट आपका आएगा ट्रू या फॉल्स, बुलियन वैल्यू होगी। तो NaN पे हमने देखा
क्या ये NaN है? हाँ ऑफ कोर्स है, तो आंसर क्या आया? ट्रू। फिर नेक्स्ट, ये भी प्रीवियस ईयर्स में था कि जावास्क्रिप्ट में स्पेशल वैल्यूज़ होती हैं प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो कोई भी नंबर जिसको आप 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आता है, क्योंकि वो तो डिवाइड होगा नहीं पूरी तरीके से। तो अगर वो प्लस का नंबर है एंड डिवाइडेड बाय 0 तो प्लस इन्फिनिटी। अगर वो माइनस का नंबर है, नेगेटिव नंबर है, डिवाइडेड बाय 0 तो माइनस इन्फिनिटी। ये इसके आउटकम्स हैं, आउटपुट्स हैं। फिर इनमें से प्रीवियस ईयर में ये आया हुआ था कि इज फाइनाइट, ये जो सेकंड नंबर पे इज फाइनाइट और पैरेंथेसिस के अंदर था माइनस इन्फिनिटी। इस तरीके से पहले 1 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है बेटा। तो यहाँ पे हम तीनों देख लेते हैं। इज फाइनाइट, इज शुरू में आ गया, मतलब क्या है, ये एक फंक्शन है और ट्रू या फॉल्स में ही इसका रिजल्ट आने वाला है। तो इज फाइनाइट और पैरेंथेसिस में अंदर क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 0। तो 1 डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। अब इन्फिनिटी को वो ये पूछ रहा है क्या ये फाइनाइट है। अनगिनत को आप ये कह रहे हो कि या क्या आप इसको गिन सकते हो, तो ऑब्वियसली नहीं, तो क्या होगा, फॉल्स। फिर सेकंड है कि माइनस इन्फिनिटी, क्या ये फाइनाइट है, नहीं है, तो आंसर क्या होगा, फॉल्स। एंड लास्ट वन इज NaN, नॉट अ नंबर, क्या वो फाइनाइट है। अरे भाई, जब हमें यही नहीं पता कि वो नंबर भी नहीं है, वो क्या है क्या नहीं, तो हम उसको फाइनाइट कैसे कह सकते हैं। तो इसका आंसर भी क्या होगा, फॉल्स। तो यहाँ पे 2 फंक्शंस की बात करेंगे, पार्सेंट और पार्स फ्लोट। पार्स इंट के बारे में हमने पढ़ा, पार्स इंट, पार्स फ्लोट फंक्शंस। पार्स अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को पार्स करते हैं कब तक, जब तक कि वो किसी ऐसे कैरेक्टर पे ना पहुँच जाएं जो कि नंबर नहीं है। देखो उनको क्या करना है, उनको पार्सिंग करनी है। वो लेफ़्ट साइड से शुरू भी कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो वहाँ पे देख रहे हैं कि स्ट्रिंग के अंदर, मतलब डबल कोट्स के अंदर उनको नंबर मिल जाए बस। अब सपोज़ कभी ये भी तो हो सकता है ना कि 1 2 3 हेलो लिखा हो। हमेशा ये थोड़ी ना है कि 1 2 3 ही लिखा हो या सिर्फ हेलो लिखा हो। अगर 1 2 3 लिखा है तो 1 2 3 आउटपुट में आ गया, अगर हेलो लिखा है तो NaN आ गया। लेकिन अगर आपके पास डबल कोट्स में लिखा हो 1 2 3 हेलो और तब पार्सेंट का या पार्स फ्लोट का यूज़ कर लिया, तो आंसर क्या आएगा, 1 2 3। और 1 2 3 के बाद जैसे ही अब H आ गया, H क्या है, नंबर नहीं है, डिजिट नहीं है, वो रुक जाएगा और आपको क्या दे देगा, सिर्फ 1 2 3 शुरू का। फिर नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रिंग्स। अच्छा, एक चीज़ और थी इसमें, इन्होंने बोला प्लस ऑपरेटर जो होता है वो सिंपली कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग को टू NaN इफ देयर इज एनी इनवैलिड कैरेक्टर इन इट। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले +45 वाला एक, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, ये रहा। तो बेटा इसमें था +42 और हमने देखा यूनरी है, मतलब एक ही ऑपरेंड पे काम कर रहा है और प्लस ऑपरेटर। तो यहाँ पे क्या था, डायरेक्टली उसने 42 स्ट्रिंग वाले को कन्वर्ट कर दिया एक इंटीजर में। अब यहाँ पे सपोज होता प्लस और अंदर कोट्स के अंदर होता 42 हेलो, तो वो 42 हेलो में से 42 नहीं देता, वो क्या देता, NaN दे देता, बस यही चीज़ है। बट अगर पार्सेंट में होता 42 हेलो तो वो पार्सेंट क्या करता, 42 देता, ठीक है, पीछे का हेलो नहीं देता। फिर अब नेक्स्ट हमारे पास डेटा टाइप है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स में क्या होता है, ये कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर्स के सीक्वेंसेस हैं। वो कैरेक्टर्स कैसे भी हो सकते हैं, अभी हमने देखा वो डिजिट भी हो सकती है या फिर वो अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। और उसमें एक लेंथ नाम का एक प्रॉपर्टी होती है लेंथ नाम की, जो कि बताता है कि उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, मतलब उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। तो जैसे हेलो है, हेलो एक स्ट्रिंग है, डॉट लगा के उसके किसी भी फंक्शन या एट्रीब्यूट को हम एक्सेस करते हैं डॉट ऑपरेटर से। तो ये जो हेलो है HELLO, कितने कैरेक्टर्स हुए, कितने अल्फ़ाबेट्स, 5। तो ये जो डॉट लेंथ से मुझे क्या मिलेगी, उसकी लेंथ मिल जाएगी, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। तो ये 1 मार्क में आया हुआ है पहले बेटा। फिर ये 1 मार्क में ये दोनों भी आए हैं कि आपके पास था, ये होगा हेलो वर्ल्ड डॉट रिप्लेस एंड आगे क्या है, हेलो कॉमा गुड बाय। रिप्लेस जो आ रहा है, रिप्लेस और उसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट हो गए। अब रिप्लेस के बाद पैरेंथेसिस, मतलब आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि ये सबसे पहले क्या है, हेलो वर्ल्ड क्या है, हेलो कॉमा वर्ल्ड एक स्ट्रिंग है।
डॉट ऑपरेटर लगाया, रिप्लेस फंक्शन आप कॉल कर रहे हो और उसके अंदर वैल्यूज़ क्या दिए आपने, हेलो कॉमा गुड बाय। अब रिप्लेस क्या करेगा, एक्सचेंज ही तो करेगा, स्वैप ही तो करेगा, तो हेलो को गुड बाय से वो रिप्लेस कर देगा। तो आपके पास क्या आएगा कि जहाँ हेलो है उसकी जगह क्या आ जाए, गुड बाय। तो हेलो वर्ल्ड था, जैसे ही आपने रिप्लेस फंक्शन यूज़ करा तो हेलो वर्ल्ड की जगह क्या हो गया, गुड बाय वर्ल्ड। ये 1 मार्क का क्वेश्चन पहले आया हुआ है। फिर ऐसे ये 1 मार्क का क्वेश्चन एक और आया, हेलो डॉट टू अपर केस। हेलो क्या एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के अंदर ही ये फंक्शन है टू अपर केस। टू अपर केस में बेटा ध्यान रखना, इसमें एरर के लिए भी आ जाता है, क्योंकि टू अपर केस में आप देखोगे क्या स्मॉल टी है लेकिन यू कैपिटल है और सी कैपिटल है, और इसको हम कहते हैं कैमल केसिंग, CAMEL, ऊट, ऊट वाला कैमल, तो कैमल केसेस बोलते हैं कि जावास्क्रिप्ट में इसी तरीके से नेमिंग होती है। तो आप देख रहे हो कि जो पहला वर्ड है वो टू, वो स्मॉल केस में है, फिर जैसे ही दूसरा वर्ड आया अपर, उसका पहला लेटर यू जो है वो कैपिटल में हो गया, फिर उसके बाद जो तीसरा वर्ड आया उसका पहला लेटर मतलब केस का सी कैपिटल, बाकी सारा स्मॉल में। एनीवे तो हेलो डॉट टू अपर केस में क्या होगा, नाम से पता चल रहा है कि जितनी भी सारे कैरेक्टर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, वो अपर केस में मतलब कैपिटल हो जाएंगे, तो कैपिटल HELLO। ये भी 1 मार्क क्वेश्चन में है। तो रिप्लेस मेथड और टू अपर केस। अब दूसरे टाइप्स की हम बात करेंगे, जैसे नल। तो नल जो डेटा टाइप होता है, अभी हमने नल वैल्यू भी होती है जैसे, तो उसका ऑब्जेक्ट टाइप क्या था, उसका डेटा टाइप क्या था, ऑब्जेक्ट। ये हमने टाइप ऑफ ऑपरेटर की टेबल में देखा था। फिर दूसरी चीज़ है, अगर आ जाए कहीं पे अनडिफाइंड, अनडिफाइंड अगर कहीं है कुछ भी, तो अनडिफाइंड का डेटा टाइप भी क्या होता है, अनडिफाइंड। नल का डेटा टाइप क्या था, ऑब्जेक्ट। टाइप ऑफ ऑपरेटर में आप चाहे एक बार फिर से देख लेना सबसे शुरू में इस सेशन में। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है कि जो नल होता है, नल और अनडिफाइंड, बेटा बात ये होती है कि नल का मतलब वो वैल्यू या तो है नहीं, पता ही नहीं है। अब सपोज किसी से पूछ लिया जाए ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, कि दूसरा मोबाइल नंबर दे दो, तो उस केस में क्या वैल्यू हो जाएगी, वो नल हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है ना किसी के पास वो दूसरा मोबाइल नंबर ही ना हो। लेकिन अनडिफाइंड का मतलब ये होता है कि अभी तक उसके बारे में बताया ही नहीं गया है कि वो है भी या नहीं। सपोज किसी की कोई और डिटेल, मोबाइल नंबर बोल दे, मोबाइल नंबर एक तो हो ही सकता है, तो उसमें अनडिफाइंड मतलब कि अभी तक बताया ही नहीं है। तो इस तरीके से नल का मतलब है ही नहीं, बताया भी नहीं है बट है भी नहीं। फिर एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि कहीं पे भी फॉल्स है, तो फॉल्स के केस में बूलियन वैल्यूज़ होती हैं, बूलियन वैल्यूज़ या तो ट्रू या फॉल्स। फॉल्स में क्या क्या आता है, फॉल्स कीवर्ड आ जाएगा, ज़ीरो है अगर, कहीं पे एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब कुछ भी नहीं अंदर, या NaN है, नल है, अनडिफाइंड, ये सारे क्या कंसिडर होते हैं, ये फॉल्स कंसिडर होते हैं। और इनके अलावा अगर कुछ भी आएगा तो क्या ट्रीट करेंगे हम उसको, कैसे, ट्रू ट्रीट करेंगे कि वो ट्रू है। तो बूलियन में ये आप दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, ट्रू या फॉल्स। अगर कोई भी नंबर दे दिया सपोज आपने 0, तो क्या है, फॉल्स की तरीके से ट्रीट होगा बूलियन वैल्यूज़ में। अगर दे दिया कोई भी नंबर 1, 23, 43, वो क्या है, वो ट्रू। तो अब आपके पास जैसे यहाँ पे है बूलियन मेथड है, मेथड बोल देते हैं, फंक्शन बोल देते हैं। तो बूलियन फंक्शन है और अंदर क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। ये जो आपको 4 अपॉस्ट्रोफी दिए हुए हैं, 4 इन्वर्टेड कॉमास दिए हुए हैं, वो एक्चुअली में क्या है, डबल कोट्स के 2 पेयर हैं, एक पेयर है, तो इसमें कुछ भी नहीं है स्ट्रिंग के अंदर। तो ये बूलियन फंक्शन इसको क्या दिखाएगा, फॉल्स। और अगर मैंने बूलियन फंक्शन के अंदर क्या दे दिया, 234 एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है, तो ये क्या होगा, ये क्या दिखाएगा, ये ट्रू। ये 1 मार्क के क्वेश्चंस बनते हैं बेटा इसमें। फिर वेरिएबल्स के लिए वैर कीवर्ड यूज़ करते हैं। वैर नाम का कीवर्ड होता है, इसीलिए वैर नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते हम लोग। वैर ए मतलब ए नाम का वेरिएबल है, उसका डेटा टाइप अभी हमें नहीं पता। फिर नेक्स्ट लाइन क्या है, वैर नेम इक्वल्स टू स्टूडेंट नेम, मतलब अब हम क्या बता रहे हैं कि नेम एक वेरिएबल है
और उसमें वैल्यू क्या है, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, ये उसकी वैल्यू है। एंड इफ वी डिक्लेयर अ वेरिएबल विदाउट असाइनिंग एनी वैल्यू टू इट, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, कि कुछ ना कुछ होगा तो सही लेकिन अभी बताया नहीं गया है, तो इसलिए उसका डेटा टाइप क्या है, अनडिफाइंड। कब, जब आपने उसमें कोई वैल्यू नहीं डाली, जैसे वैर ए, तो जो ए है, ए का डेटा टाइप क्या होगा, अनडिफाइंड। अगर आप मान लो आपने लिखा वैर ए सेमीकोलन और नेक्स्ट लाइन में प्रोग्राम में आ गया टाइप ऑफ ए, तो क्योंकि उसमें कोई वैल्यू नहीं है तो मुझे तो नहीं पता अभी डेटा टाइप क्या होगा, तो उसका डेटा टाइप अभी क्या माना जाएगा, फिलहाल अनडिफाइंड। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का मतलब है कि जो भी हमारे प्रोग्राम का फ्लो है वो किन चीज़ों से कंट्रोल हो रहा है, मतलब कि या तो कोई कंडीशन आ गई हो कि भाई ऐसा मत करो ऐसा कर दो, या ये हो रहा है तो डू दिस एंड दिस दिस, या फिर ये इतनी बार करना है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये कंडीशंस वाली स्पेशली, वो सारी कैसी होती हैं, वो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स से देखी जाती हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है इफ़ एंड एल्स। इफ़ एंड एल्स नाम से पता चल रहा है कि या तो ये या फिर ये, ऐसा, ठीक है, आइदर और वाला केस। तो जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले कौन सा देख रहे हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, उसमें सबसे पहले इफ़ एंड एल्स। तो हमने देखा वैर नेम इक्वल्स टू किटन्स, तो नेम क्या है, वेरिएबल है, वैर कीवर्ड है जिससे नेम वेरिएबल को हम डिफाइन कर रहे हैं, उसमें वैल्यूज़ क्या हमने डाली हैं, किटन्स, मतलब कि एक स्ट्रिंग हमने उसमें असाइन करी है। तो अगर आता है टाइप ऑफ नेम तो वो क्या आएगा, वो आएगा स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि उसमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, मैंने टाइप ऑफ ऑपरेटर वाला पूछा है बेटा। फिर नेक्स्ट है इफ़ पैरेंथेसिस, तो नेम इक्वल्स टू, अब ये जो इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू का साइन है, मतलब कि ये चेक कर रहा है, ये ऑपरेटर्स में हमने पढ़ा था। जो सिंगल इक्वल्स टू है जो कि फर्स्ट लाइन में, वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, और जो ये डबल इक्वल्स टू है ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये चेक करता है कि क्या दोनों वैल्यूज सेम हैं। तो अब नेम जो है, नेम वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यूज है, किटन्स, और हम उसको चेक कंपेयर किससे कर रहे हैं, पपीज से, तो ऑब्वियसली ये बराबर नहीं है, तो ये इस इफ़ के ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा, सीधा एल्स इफ पर। अब एल्स इफ पर मतलब कि ये यहाँ पे जो हाईलाइटेड है उसमें तीसरी लाइन, तो एल्स इफ में गया, फिर से एक कंडीशन है कि नेम इक्वल्स टू किटन्स, तो क्या जो उसकी वैल्यू है वो किटन्स है, हाँ है, तो अब वो उस ब्लॉक में अंदर जाएगा, ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं इसके अंदर। तो अब क्या स्टेटमेंट रन होगी, वो होगी नेम प्लस इक्वल्स टू, और डबल कोट्स में क्या है, 2 एक्सक्लेमेटरी मार्क हैं। तो प्लस इक्वल टू भी हमने देखा है असाइनमेंट ऑपरेटर में, इसका मतलब क्या होता है, एडिशन वाले रहते हैं ये आप उसमें थोड़ा बेटा पहले रिवाइज करना, फिर आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी और बेटर समझ में आएंगी। तो पहली स्टेटमेंट नेम वाली तो एग्जीक्यूट नहीं हुई जो थर्ड लाइन पर है, क्यों, क्योंकि इफ़ की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुई, लेकिन एल्स इफ वाली तो हो गई। तो वो क्या करेगा, नेम प्लस इक्वल्स टू, ये वाली जो लाइन है नेम इक्वल्स टू किटन्स के नीचे, ये इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो नेम में अब और क्या ऐड हो जाएगा, किटन्स के पीछे 2 एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये प्लस इक्वल्स टू का जो मतलब होता है, इसका मतलब नेम की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है, जो अभी वैल्यू है, उसमें अब जो राइट साइड पे लिखा है इक्वल्स टू के बाद उसको भी ऐड कर दो। तो ऑलरेडी नेम वेरिएबल में क्या था, किटन्स था, उसके पीछे अब क्या ऐड हो जाएगा, ये 2 एक्सक्लेमेटरी मार्क ऐड हो जाएंगे। और फिर एल्स में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इफ़ एल्स में एक चीज़ ये होती है कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही ब्लॉक के अंदर जाएगा, और अगर मान लो इफ़ एल्स इफ कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो वो एल्स में जाता और लास्ट वाली लाइन को वो एग्जीक्यूट कर देता। तो अब इसी तरीके से हमारे पास नेम में क्या आया, किटन्स एक्सक्लेमेटरी मार्क, 2 एक्सक्लेमेटरी मार्क है। इतना क्लियर है, आई होप। फिर अब नेक्स्ट आता है जावास्क्रिप्ट में वाइल लूप्स के बारे में। लूप्स के बारे में पहले समझ लेते हैं। और अभी हमने करा था कंडीशंस देखी थी, उसमें हमने देखा इफ एल्स, एक और भी हम देखेंगे स्विच केस अभी इसके बाद। और इसके अलावा दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास बनती है कंडीशंस के अलावा, इफ एल्स और स्विच केस के अलावा, वो है लूप्स।
लूप का मतलब है साइकिल, रिपीटिशन, आइटरेशन, मतलब एक ही चीज़ बार बार करनी है। तो इसमें हमारे पास है 3 तरीके के लूप्स होते हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप और तीसरा है फॉर लूप। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वाइल और डू वाइल में नाम तो सेम ही लग रहा है, काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? देखो बेटा, वाइल लूप कहता है कि पहले मैं कंडीशन चेक करूँगा, कंडीशन अगर ठीक रही, ट्रू हुई, तो मैं काम कर दूंगा जो भी बोला हुआ है। लेकिन डू वाइल कहता है कि पहले करो, पहले ये काम करो, उसके बाद कंडीशन चेक करना। और इसी वजह से यहाँ पे 1 मार्क 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत इजीली बनते हैं कि वाइल लूप जो है वो एंट्री कंट्रोल्ड लूप होता है, क्योंकि एंट्री के टाइम पे ही कंडीशन चेक हो गई। वेयर एज डू वाइल लूप्स जो होते हैं वो एग्जिट कंट्रोल्ड लूप होते हैं। इसका मतलब कि जब आप उस लूप से निकलते हैं, जब आप उस ब्लॉक से निकलेंगे तब कंडीशन चेक होगी। और यही रीज़न है कि वाइल लूप हो सकता है मिनिमम कितनी बार रन हो, एक भी बार रन ना हो, 0 टाइम्स मतलब। और डू वाइल क्या है, वो एटलीस्ट एक बार रन होगा ही होगा। डू वाइल के अंदर की जो बॉडी होती है, जो ब्लॉक होता है, वो एटलीस्ट वंस वो एग्जीक्यूट होता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंसेस भी पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी आपको वो कोड दिखा देंगे, कोड पूछ लिया जाएगा, तो ये 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत ईजिली बन जाता है यहाँ से। अब एक यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन फिर और भी बनता है, आपके सामने है ये कि वाइल पैरेंथेसिस में ट्रू, कंडीशन आनी थी यहाँ पर, और कर्ली ब्रेसेस में अंदर है, ये कमेंट से बताया हुआ है, ये डबल स्लैश जो लगाते हैं कि एन इनफाइनाइट लूप। अगर आपने वाइल के बाद जो भी कंडीशन लिखी है, या तो आपने बूलियन वर्ड लिख दिया ये ट्रू, या आपने लिख दिया 23, 47, कोई भी नंबर, नॉन ज़ीरो नंबर, क्योंकि नॉन ज़ीरो नंबर को भी वो क्या लेता है, वो ट्रू की तरह ही समझता है सिस्टम। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू है, अंदर लूप के आए, रन करा, फिर से वो कंडीशन चेक करने जाएगा, फिर उसने देखा अरे अभी भी ट्रू है, वो फिर से लूप के अंदर आएगा। तो वो हर बारी जब भी कंडीशन चेक करेगा, लूप के अंदर बॉडी को एग्जीक्यूट किया, फिर वो जब जब कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन तो हमेशा ट्रू है। तो ये क्या है, इनफाइनाइट लूप। तो ऐसा लूप कभी भी एंड नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्या है, अब ये है हमारे पास डू वाइल। डू वाइल कहता है कि पहले तो करो और उसके बाद कंडीशन देखेंगे। तो इस चक्कर में क्या होता है, एटलीस्ट एक बार तो डू के अंदर की जो बॉडी है वो उसका कोड एग्जीक्यूट हो ही जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। तो डू का स्टेटमेंट पहले है, फिर है वाइल, वही चीज़ है बट थोड़ा उल्टे तरीके से लिखी हुई है उसमें। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, डू वर्ड कहीं पे भी नहीं आता, डू कीवर्ड इसमें कहीं पे भी नहीं आया है, ठीक है, लेकिन इसमें आता है। ठीक है, एक बार रफ में कहीं लिख के प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ी आदत हो जाएगी और बेटर समझ में आएगा आपको। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लूप में हमने बात करी थी, फॉर लूप की भी तो बात करी थी। तो फॉर लूप जो होता है वो थोड़ा कंसाइज है, थोड़ा डिफरेंट है, और आई थिंक मतलब मुझे पर्सनली लगता है कि ये बेटर है। और आपके पास क्वेश्चंस ये भी आते हैं 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, कि कोई प्रोग्राम दे देंगे फॉर लूप का, कहेंगे वाइल लूप से बनाओ, या दे देंगे वाइल लूप में बनाया हुआ, कहेंगे फॉर लूप से बनाओ। तो जो कन्वर्जन है वो भी बहुत ईजी होती है, उसमें कुछ इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होती। तो यहाँ पे फॉर लूप है, लूप मतलब साइकिल, आइटरेशन, रिपीटिशन, कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को आपको जब रिपीट करना होता है तो आप लूप का यूज़ करते हो। तो लूप में वाइल का भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर का भी कर सकते हैं, डू वाइल का भी कर सकते हैं। लेकिन डू वाइल में क्या हो गया, डू वाइल में वो कंडीशन अगर फॉल्स है तब भी वो एटलीस्ट एक बार रन हो जाएगा। तो इसलिए हम थोड़ा सा देखते हैं पहले क्वेश्चन को, उसके हिसाब से ही कर रहे होते हैं। तो फॉर लूप स्टार्ट होता है वैर आई इक्वल्स टू 0, ये जो लाइन है वो एक ही बार एग्जीक्यूट होती है। फिर आई लेस देन 5 वो कंडीशन है जो आप वाइल में लिख रहे होते थे, और आई प्लस प्लस, ये वाइल का लूप जब करते हैं तो आई प्लस प्लस कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करना है, इसको फॉर के आगे ही लिख दिया। बट क्या होगा, वो फॉर के लूप को स्टार्ट करेगा आई इक्वल्स टू 0, फिर उसके बाद आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5, हाँ 0 5 से छोटा है, वो उसके बाद डायरेक्टली लूप के अंदर आ जाएगा।
ये जो दिस लूप विल एग्जीक्यूट, यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी कर्ली ब्रेसेस के अंदर, मतलब फॉर लूप की बॉडी के अंदर, या कह लो फॉर लूप के ब्लॉक के अंदर, वो उसको रन करेगा। फिर वो कहाँ जाएगा, आई प्लस प्लस पे, क्योंकि अभी तो हम आई प्लस प्लस पे नहीं गए थे, तो वो ज़ीरो की जगह क्या कर देगा, 1 कर देगा। फिर अगेन वो क्या करेगा, अब वो आई इक्वल्स टू 0 को टच भी नहीं करेगा, वो सिर्फ एक ही बार का काम था, इनिशलाइजेशन। अब वो क्या करेगा, उसने देखा आई की वैल्यू क्या हो गई, 1, वो कंडीशन पे जाएगा कि भाई क्या 1 अभी भी लेस देन 5 है, हाँ है, तो वो लूप के अंदर आएगा, वहाँ के प्रोग्राम्स को जो भी अंदर स्टेटमेंट है उनको रन करेगा। फिर करते ही वो कहाँ जाएगा, फिर से आई प्लस प्लस पे जाएगा, तो अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 2। फिर वो कंडीशन पे जाएगा कि क्या 2 लेस देन 5 है, हाँ है, फिर वो लूप के अंदर आएगा। ऐसे करते करते वो 3, 4, 5, जैसे ही अब क्या होगा, आई की वैल्यू 4 पे है, तो फिर वो आई प्लस प्लस पे गया, आई की वैल्यू क्या हो गई, 5। अब वो कंडीशन पे गया, अब 5 लेस देन 5 तो है नहीं, वो तो बराबर हो गया, तो अब क्या होगा, वो फॉर के अंदर नहीं जाएगा। तो लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, आई इक्वल्स टू 0 से लेके आई इक्वल्स टू 4 तक, और टोटल कितना हो गया, 0, 1, 2, 3, 4, मतलब 5 टाइम्स। तो लूप कितनी बार चला, 5 टाइम्स। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे, इसी में गलती हो जाती है बेटा। फिर ये जो टर्नरी ऑपरेटर है, इसके बारे में, कंडीशनल ऑपरेटर, ये तो हमने प्रीवियस सेशन के एंड में भी देखा था, ये क्वेश्चन मार्क, कोलन। तो यहाँ पे क्या होता है, वार अलाउड, अलाउड क्या है, एक वेरिएबल है, उसमें क्या वैल्यू आएगी वो देख लेते हैं। तो कंडीशन क्या है, एज इज़ ग्रेटर देन 18, अगर एज 18 से बड़ी है तो यस चला जाए अलाउड की, अलाउड नाम के वेरिएबल में। अदरवाइज अगर एज 18 से ऊपर नहीं है तो अलाउड वेरिएबल में वैल्यू क्या जाएगी, नो। तो ये क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर भी इसको बोलते हैं। टर्नरी क्यों, क्योंकि इसमें से 3 ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, और ये हमने प्रीवियस में किया हुआ था, प्रीवियसली सेशन में। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कंट्रोल स्ट्रक्चर में स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में कि मल्टीपल ब्रांचिंग करनी है एक नंबर या एक स्ट्रिंग के, एक वैल्यू के ऊपर बेस जो है मल्टीपल ब्रांचेस, मतलब कि कोई भी स्विच के अंदर जहाँ पे ये एक्शन लिखा है ना, तो स्विच के अंदर पैरेंथेसिस में आप कोई भी वैल्यू एक्सप्रेशन कुछ भी लिख दो, फिर क्या होगा कि केसेस बने होंगे, केस के आगे वो वैल्यू लिख देंगे, तो जिससे भी वो एक्शन जो स्विच के आगे लिखा हुआ है ना एक्शन, वो जो एक्शन वाली वैल्यू है और जो केस के आगे वैल्यू है, वो जहाँ पे भी मैच होंगे उसके अंदर का जो भी है वो रन हो जाएगा। इसमें बस ट्रिक ये है बेटा, इसमें ब्रेक कीवर्ड आता है एक, और एक आता है डिफ़ॉल्ट। इसके बारे में 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, प्रैक्टिकल में भी पूछ लिया जाता है और एग्ज़ाम में भी आ जाता है कि अगर मान लो ये ब्रेक कीवर्ड ना हो, ब्रेक कीवर्ड होता है किसी भी लूप से बाहर आने के लिए या फिर किसी भी कंट्रोल स्ट्रक्चर से बाहर आने के लिए। अब मान लो ये ब्रेक नहीं होता और केस ड्रॉ इट ये सब हो रहा होता, तो अगर ब्रेक नहीं होगा तो वो नेक्स्ट केस पे चला जाएगा, फिर वो इससे बाहर नहीं निकलेगा। तो इसीलिए आप देखो केस के बाद हर एक केस में ब्रेक हमने स्टेटमेंट यूज़ करी है। और मान लो जैसे इफ एल्स में था ना कि इफ़ कंडीशन लगा दी, एल्स इफ कंडीशन लगा दी, अब अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम क्या कर रहे थे, हम वहाँ पे एल्स करके एक बना रहे थे लास्ट में। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करते हैं, वो एल्स की जगह डिफ़ॉल्ट, कि अगर मान लो किसी भी केस से वैल्यू मैच नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, हम डिफ़ॉल्ट के अंदर जो लिखा हुआ है उसको रन कर देंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान देना है आपको। तो अब यहाँ पे यही है कि अगर मान लो स्विच 1+3 होता तो 1+3 कितना होता है, 4, और केस 2+2, 2+2 कितना होता है, 4। आंसर वैल्यू एक्सप्रेशन का जो एवेलुएशन है वो तो मैच कर गया, तो यही फंक्शन जो है वो रन हो जाएगा। और ब्रेक से क्या होगा, ब्रेक से वो बाहर आ जाएंगे स्विच केस से, और फिर वो डिफ़ॉल्ट वाला केस एग्जीक्यूट नहीं करेंगे।
अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स। ये जो है ये बेटा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर।